प्रिया दी कितनी प्यारी लग रही हो आप। अपना लहंगा हाथों से संभालती हुई महक चहकते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और हैरानी भरे अंदाज में प्रिया को देखने लगी। ब्यूटिशियन अभी अभी प्रिया को तैयार करके बाहर निकली थी। प्रिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। महक मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से बहुत प्यारी सजी हुई थी। वो गोल गोल घूमकर खिलखिलाते हुए बोली, प्रिया दी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही प्यारी लग रही हो महक। प्रिया ने प्यार से उसका फूलों वाला मांग टीका ठीक करते हुए कहा। ओ प्रिया दी, आपने तो मुझे यहीं बातों में लगा लिया, जबकि बुआ ने मुझे आपको नीचे लेने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा था कि जाओ और दुल्हन को लेकर आओ। महक ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए शरारती लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर प्रिया उसे घूरने लगी। महक उसका हाथ पकड़कर बोली, अब आप मुझे घूर रही हैं, रुकिए मैं इमरान से आपकी शिकायत कर दूंगी। प्रिया ने हंसते हुए उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। महक बोली, ओके ओके, अब चलते हैं, वरना बुआ से हम दोनों को डांट पड़ेगी। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी मेहंदी है, पर कल मैं मायूस हो जाऊंगी। महक पहले तो चाहे कि फिर अचानक अपना चेहरा मायूस बना ले। मायूस क्यों? प्रिया ने पूछा। क्योंकि आप घर छोड़कर चली जाएंगी, महक ने धीरे से कहा। ओहो मेरी क्यूट बेबी। प्रिया ने लाड से महक के दोनों गाल पर किस किया। महक शर्म के मारे लाल हो गई। जब वे दोनों हॉल के एंट्रेंस पर पहुंची तो सबकी नजरें उन पर टिकी थी। इतनी अटेंशन पाकर महक और भी शर्मा गई, लेकिन प्रिया ने कोई खास परवाह नहीं की। खुद को संभालते हुए महक प्रिया को लेकर आगे बढ़ी और उसे स्टेज पर बिठाकर मेहंदी की रस्म शुरू करवाई। महक पूरे फंक्शन में तितली की तरह चहकती फिर रही थी। उसे इतना खुश देखकर नूर बेगम, उसकी माँ का दिल भर आया था। वह बार-बार अपनी बेटी की नज़र उतार रही थी। मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए वहाँ कोई मर्द नहीं था। सब लड़कियां नाच गाने और हंसी मजाक में डूबी थीं। रात के 1 बजे फंक्शन खत्म हुआ और महक प्रिया के साथ उसके कमरे में आ गई। प्रिया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई, जबकि महक पहले ही कपड़े बदल चुकी थी, इसलिए वह बेड पर बैठ गई। तभी अचानक प्रिया के मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगे। महक ने मोबाइल उठाया, पर लॉक होने की वजह से मैसेज स्क्रीन पर नहीं दिख रहे थे। उसने लॉक खोलने की कोशिश की ही थी कि तभी कॉल आने लगे। कॉल प्रिया के होने वाले शौहर इमरान का था। महक की शरारती फितरत जाग उठी। उसने कॉल उठाने की कोशिश की, पर फोन कट गए। वो 5 मिनट तक फोन हाथ में लिए बैठी रही कि दोबारा कॉल आए तो वह बात कर ले, पर कॉल आया ही नहीं। उसने चिढ़कर फोन बेड पर फेंक दिया और खड़ी हो गई। तभी फिर से रिंग बजी। महक झपट्टा मारकर फोन की तरफ लग गई। उसने फोन हाथ में पकड़ा ही था कि तभी प्रिया वॉशरूम से बाहर आ गई। महक को अपने मोबाइल के साथ और रिंग बजते देख प्रिया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। प्रिया को अपनी तरफ आता देख महक बेड की दूसरी तरफ भागने लगी, जबकि मोबाइल अब भी जोर जोर से बज रहा था। महक मेरा फोन वापस करो। प्रिया उसके पीछे भागी, पर महक कहाँ हाथ आने वाली थी। बिल्कुल नहीं, महक ने चिढ़ाते हुए कहा और बेड के ऊपर से लंबी छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गई। जैसे ही प्रिया एक साइड से आती, महक फुर्ती से दूसरी तरफ निकल जाती। तभी अचानक फोन बजना बंद हो गया, जिसे देखकर महक ने मुंह बना लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया ने उसे दबोच लिया। महक अब मजाक बंद करो और बाहर जाओ, मुझे इमरान से बहुत जरूरी बात करनी है। प्रिया ने अपने फोन छीनते हुए उसे ऑर्डर दिया। क्यों भाई, मेरा बाहर जाने का कोई मूड नहीं है। प्रिया ने उसे आंखें दिखाते हुए वार्निंग दी। महक जो कह रही हूँ चुपचाप मान लो। साथ ही उसने फोन अनलॉक किया और मैसेज टाइप करने लगी। प्रिया को फोन में बिजी देखकर महक ने एकदम मासूम सा चेहरा बना लिया। दी प्रॉमिस, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नहीं महक, मतलब नहीं। तुम अभी बाहर जा रही हो बस। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। प्रिया दी प्लीज ना, मैं आप लोगों की एक भी बात नहीं सुनूंगी। मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है, मैं बस सो जाऊंगी। महक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटका कर कहा। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, मुझ पर यह अपनी एक्टिंग मत झाड़ो। मुझे अच्छे से याद है, कल तुम खिड़की के पीछे से छुपकर मेरी बातें सुन रही थी। अरे दी, कल तो मैं बस वहां से गुजर रही थी और इत्तेफाक से आपकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं तो बस तभी आई थी। महक ने अपनी गर्दन पर उंगली रखकर बड़ी सफाई से झूठ बोला। वह अपनी जासूसी का राज नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि उसे डांट से डर लगता था। बहस मत करो, बाहर जाओ। जब मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। प्रिया ने उसे साफ मना कर दिया। महक भारी मन से मुड़ने ही वाली थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। प्रिया दी, वो झट से पलटी। अब क्या आफत आ गई, जाओ यहाँ से। प्रिया कॉल मिलाने की जल्दी में झुंझला कर बोली। ओ दी,
मैं बाहर तो चली जाऊँ पर रहूँगी कहाँ? पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। अगर इस वक़्त मैं लॉन में घूमती मिली तो सब क्या कहेंगे? महक ने एकदम वैलिड पॉइंट रखा। प्रिया को तो गुस्सा तो आ रहा था पर बात तो महक की भी सही थी। वह सोचने लगी, फिर अचानक उसे एक रास्ता सूझा। सुनो, तुम अयान भाई के कमरे में चली जाओ। वह आज नाइट ड्यूटी पर है और कोई केस सॉल्व करने के चक्कर में कल सुबह ही लौटेंगे। उनका कमरा खाली है। महक के तो होश ही उड़ गए। क्या अयान भाई का कमरा? कभी नहीं, वहां तो मैं भूल कर भी ना जाऊं। अब क्या नखरे हैं दी, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। पिछली बार बस भाई बोलने पर उन्होंने मुझे इतना सुनाया था। अब अगर उनके कमरे में पकड़ी गई तो वह मेरा पता नहीं क्या हाल करेंगे। माही ने घबराकर सिर हिलाया। पागल मत बनो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी उन्हें पता नहीं चलेगा और अगर सुबह उन्हें पता चला भी तो मैं सब संभाल लूंगी। अब जाओ। नहीं दी प्लीज। महक अब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। तभी प्रिया के फोन पर फिर से कॉल आने लगा। उसने एकदम से कहा, चुपचाप जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रही हूँ, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। महक महक पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया ने चैन की सांस ली और फौरन दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। लेकिन महक इतनी सीधी कहाँ थी? वो वहां से गई ही नहीं, बल्कि प्रिया के कमरे के ठीक बाहर दबे पांव खड़ी रही। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो महक को समझ आ गया कि प्रिया ने अंदर से लॉक किया है। उसने चिढ़कर पैर पटके और भारी मन से अयान के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में घुसते ही उसने इधर उधर देखने की जहमत भी नहीं की और सीधे बेड पर गिर गई। दिन भर की भागदौड़ और थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। रात के ठीक 3 बजे अयान घर पहुंचा। बाहर से तो घर रोशनी से जगमगा रहा था लेकिन अंदर सब सो रहे थे और हर तरफ सन्नाटा था। अयान बुरी तरह थका हुआ था। वह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिना लाइट जलाए सीधे वॉशरूम चला गया ताकि पुलिस यूनिफॉर्म उतार सके। उसे अब जल्दी से सोना था ताकि सुबह प्रिया की बारात की तैयारियों के लिए वक्त पर उठ सके। वॉशरूम से बाहर आते हुए उसने वहां की लाइट भी बंद कर दी और पूरे कमरे में घुप अंधेरा था। वह अंदाजे से बेड की तरफ बढ़ा और धड़ाम से बिस्तर पर गिर गया। लेकिन उसके गिरते ही एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी जिसे सुनकर अयान के होश उड़ गए। उसने चौंक कर सिर उठाया तो महसूस हुआ कि बेड पर कोई और भी है जो उसके नीचे दबा हुआ घुटती हुई आवाज निकाल रहा है। अयान घबरा गया और उसने झट से ब्लैंकेट के ऊपर से उस लड़की के मुंह पर हाथ रखा और साइड लैंप जला दिया। शादी वाला घर था, अगर कोई शोर सुनकर आ जाता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। और सबसे बड़ी बात, यह कौन थी जो उसकी मर्जी के बिना उसके बिस्तर पर मजे से सो रही थी? अयान ने अपनी माँ को सख्त हिदायत दी थी कि उसके कमरे में कोई ना आए। उसने गुस्से में ब्लैंकेट को पीछे हटाया तो सामने बड़ी बड़ी काली आंखें थीं जो डर के मारे उसे ही घूर रही थी। अयान को पहचानते देर नहीं लगी कि यह मेहमान कौन है और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आई जो उसकी घनी मूछों के बीच छिप गई। चीखना मत। वह महक के कान के पास झुककर बहुत धीरे से बोला। महक ने जल्दी जल्दी से हिलाया। वह बेचारी तो मजे से सो रही थी पर इस एसपी अयान ने उसकी नींद का कबाड़ा कर दिया था। अयान ने जैसे ही उसके चेहरे से हाथ हटाया वही ब्लैंकेट को एक तरफ धकेलती हुई उठी और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह मन ही मन प्रिया को याद कर रही थी जिन्होंने कहा था कि वो पूरी रात घर नहीं आएंगे। अब ये यहाँ पर क्या करने आ गए? वह रोनी सूरत बनाकर सोच ही रही थी। अयान ने बड़े संजीदा अंदाज में जवाब दिया, मतलब क्या है तुम्हारा मैडम? ये मेरा कमरा है। अयान की बात सुनते ही महक की बची कुची नींद भी उड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बेवकूफी भरा सवाल पूछा। वो पहले पीछे तो हटी, फिर उसने अयान को पीछे धकेलने की कोशिश की। अयान ने उसे वहीं रोकते हुए पूछा, तुम बताओ, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई हो? पहली बात तो मैं तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और खैर अब आ ही गई हो तो मेरी मर्जी के बिना यहाँ से जा भी नहीं सकती। अयान ने शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और उसके दोनों हाथ अपने कब्जे में ले लिया। महक बुरी तरह झिझक गई। अयान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो भी एक लड़की से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान इतना बेबाक कैसे हो सकता है। ऐसी वैसी नहीं, मैं तो हर तरह की बातें कर सकता हूँ और लड़की से ही तो करूँगा। तुम लड़की ही तो हो। अयान ने चुटकी लेते हुए कहा। अयान छोड़िए मुझे, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो मम्मी ने कहा था कि गैर मर्दों से बात नहीं करनी चाहिए। महक ने घबराहट से उसे समझाने की कोशिश की। अयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वेरी गुड, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मम्मी की सारी बातें माननी चाहिए। गैर मर्दों से तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। वो तुम्हें बहुत अच्छी सीख दे रही है। महक उसे हैरत से देखने लगी।
अयान पीछे हटी। मेरी मम्मी बिल्कुल सही सिखाती हैं और आप भी तो गैर ही हैं, उसने गुस्से में कहा। यह तुमसे किसने कहा कि मैं गैर हूँ? मम्मी ने कहा था कि पापा, भाई और शौहर के अलावा बाकी सब मर्द गैर होते हैं और आप ना तो मेरे पापा हैं और ना ही भाई, तो गैर ही हुए ना। यह कहते हुए ही महक ने अयान के बाजू पर जोर से दांत कड़ा दिए। आह पागल लड़की, अभी तुमने खुद शौहर का नाम लिया था और मैं शौहर हूँ तुम्हारा, अयान ने दर्द के मारे दहाड़ते हुए कहा। महक की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने अयान के बाजू पर अपने दांत के निशान देखे और फौरन मुंह पर हाथ रख ली। अयान, अब आप झूठ भी बोलने लगे हैं? महक उसे मजाक समझते हुए हंसने लगी। अयान का दिमाग खौल उठा। उसने उस पर 20 साल की लड़की को पकड़कर छोड़ दिया जो अपनी उम्र के हिसाब से अब भी हद से ज्यादा नादान थी। महक, क्या तुम्हें बचपन का कुछ भी याद नहीं? मानता हूँ तब तुम सिर्फ 6 साल की थी और मैं 14 साल का, लेकिन मुझे सब याद है। क्या तुम्हें याद ही नहीं है? तुमने खुद मुझसे जिद करके वो पिंक फ्रॉक मंगवाई थी ताकि तुम मेरी प्रिंसेस लग सको। वो 28 साल का मर्द उस लड़की के इश्क में पागल था, लेकिन अब तक अपनी माँ की वजह से खामोश था। आसिफा बेगम नहीं चाहती थी कि उनकी भतीजी इतनी जल्दी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में फंसे, वरना अयान तो उसके 18 साल के होते ही मामा के पास शादी की बात करने पहुंच जाता। मैं अब संजीदा होकर उसे देखने लगी। उसे वह पिंक फ्रॉक याद था जो आज भी उसकी अलमारी में रखा था। उसे वह दिन भी याद था जब घर में बहुत से लोग आए थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस कागज पर उसके पापा ने उसका अंगूठा लगवाया था और उसमें लकीरें खींचकर साइन किए थे, वह असल में उसका निकाहनामा था। बोलो, अब क्या कहोगे? अयान ने भारी आवाज में पूछा। महक ने अपना सिर झटका और गुस्से से घूरते हुए बोली, मैं कैसे मान लूं? इससे पहले कि महक कुछ कह पाती, अयान ने उसे सोचने का मौका तक नहीं दिया। उसने बिजली की तेजी से महक के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। महक की सांसें जैसे रुक गईं और उसने घबराहट में अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। क्या तुम्हें अब भी कुछ गलत लग रहा है? अयान ने महक की गर्दन के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में पूछा। महक की ऐसी हालत थी कि वह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस नई हकीकत पर क्या रिएक्शन दे। अयान ने उसे सुकून से अपने सीने से लगा लिया। जब काफी देर तक महक कुछ नहीं बोली तो अयान झुठला कर बोला, महक, क्या जान निकल गई तुम्हारी? कुछ बोलोगी भी? महक जैसे ही अयान के टच के जादू से बाहर आई, उसने गुस्से में अयान को घूरा और अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोली, मैं सदमे में हूँ। अयान उसे हैरत से देखने लगा। सदमा मतलब क्या है तुम्हारा? उसे लगा था कि इस महक को शायद यकीन नहीं आए, इसलिए उसने फौरन मोबाइल निकाला और निकाहनामे की फोटो उसके सामने कर दी। महक को और भी गुस्सा आ गया। उसने मोबाइल बेड पर पटक दिया और घुटनों के बल खड़े होकर बोली, मैंने आपसे कोई सबूत मांगा क्या? तो फिर सदमा किस बात का है? अयान ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। महक सीधे अयान के सीने पर जा गई। सदमा इस बात का है कि मेरा एक शौहर भी है और मुझे आज तक पता ही नहीं चला। महक ने अयान के कंधों पर हाथ रखकर उसे ऐसे धरा जैसे इसमें सारा कसूर ऐसे घेरा जैसे इसमें सारा कसूर अयान का ही हो। अयान हैरान रह गया। उसे लगा था कि महक इस खुलासे से बहुत तेज रिएक्शन देगी, शायद रोएगी या लड़ेगी भी, पर यहाँ तो कोई कहानी ही अलग थी। उसने पूछा, अच्छा अगर पता चल जाता तो क्या कर लेती तुम? तो फिर मैं भी आपसे मोबाइल पर देर रात तक बातें करती जैसे रिहाना अपने मंगेतर से करती। महक ने बड़े मजे से कहा। कौन रिहाना? उसे महक का यह लॉजिक बहुत अजीब लगा। अरे रिहाना, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। आपको पता है वो रात भर जागकर अपने मंगेतर से बातें करती है और उसका मंगेतर उसे ढेर सारे गिफ्ट देता है। अब मैं भी आपसे गिफ्ट लिया करूंगी। महक तो अपनी ही दुनिया में खुश थी। अयान के मन में एक सवाल कब से घूम रहा था, पर महक, तुमने तो निकाहनामा देखा भी नहीं, फिर तुम्हें इतनी जल्दी मेरी बात पर यकीन कैसे आ गया? महक ने मुंह बनाकर जवाब दिया, जाहिर है, अगर आपको याद है तो कुछ यादें मेरे जहन में भी हैं। अयान बेड के सिरहाने टेक लगाकर बैठ गया और महक को अपने साथ लगा लिया। सुबह के 4 बज चुके थे और वे दोनों अपने ही बातों में डूबे थे। अयान ने पूछा, मतलब तुम्हें पता था कि तुम मेरे निगाह में हो? नहीं, महक ने सिर हिलाया। मेरे दिमाग में बस उस दिन के कुछ धुंधे से सीन थे। बस यह नहीं पता था कि वो क्या था। वह तो अभी आपने बताया। महक इतना कहकर बेड से उठने लगी। अब कहाँ जा रही हो? अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया थी के कमरे में, महक ने खड़े खड़े जवाब दिया। वहां जाकर क्या करोगी? थोड़ी देर मुझे सुकून से रहने दो। अयान ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा और करवट बदलते हुए उसके और करीब आ गया। महक की सांसें जैसे उसके घेरे में कैद हो गईं और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। अयान, मुझे जाना है। महक ने अपनी गर्दन पर उसकी नजदीकी महसूस करते हुए घबराहट में उसके कंधे पर नाखून गड़ा दिए।
अयान ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, जिसकी हालत शर्म और डर के मारे खराब हो रही थी। अयान का दिल किया कि जोर से हंस दे, पर उसने खुद को रोक लिया। तो उसे डर था कि महक कहीं रो ना पड़े। जैसे ही अयान थोड़ा पीछे हटा, महक बिना पीछे मुड़े गिरती पड़ती वहां से भाग निकली। महक के जाते ही अयान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने तकिया सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो महक की इस सर्दी में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। वह जल्द से जल्द हमेशा के लिए उसे अपने कमरे में देखना चाहता था। उधर महक भागती हुई प्रिया के कमरे तक पहुंची। उसने जैसे ही हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। शायद सोने से पहले लॉकर न भूल गई थी, यह जानबूझकर खुला छोड़ा था। प्रिया गहरी नींद में थी तो महक भी चुपचाप उसके बराबर में बैठ गई। अगली सुबह बारात का दिन था। पूरा घर शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। हवेली के बड़े से लॉन को दुल्हन की तरह सजाया गया था और अयान पिछले 20 मिनट से पार्लर के बाहर अपनी कार खड़ी किए उन दोनों का इंतजार कर रहा था, पर लड़कियां थी कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंखें झुठलाकर उसने फिर से कॉल की। तब कहीं जाकर प्रिया और महक बाहर आती दिखी। पार्लर की कुछ लड़कियों ने प्रिया का भारी लहंगा पकड़ा हुआ था और उसके पीछे पीछे महक अपनी लॉन्ग ड्रेस संभालती हुई चली आ रही थी। उसे देखते ही अयान ने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। प्रिया के बैठते ही महक ने अंदर झाँका और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रिया दी, आपका ड्रेस तो पूरी सीट पर फैला हुआ है, अब मैं कहाँ बैठूंगी? प्रिया ने मुंह बनाते हुए शिकायत की। प्रिया ने अपनी मुस्कुराहट छिपाई और बड़े आराम से कहा, तो क्या हो गया गुड़िया, तुम आगे बैठ जाओ। महक ने उसे घूर कर देखा और दरवाजा बंद कर दिया। इतने में अयान अपनी कॉल खत्म करके पास आया और बड़े ही सलीके से महक के लिए आगे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, अयान तो महक के इस लुक पर पूरी तरह फिदा हो गया। इससे पहले कि वह सड़क पर कोई गुस्ताखी कर बैठता, महक फुर्ती से कार के अंदर बैठ गए। अयान ने एक ठंडी सांस भरी और बालों में हाथ फेरता हुआ ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वाह गजरे अयान, यह क्या मेरे लिए है? डैशबोर्ड पर रखे फूलों के गजरे देखते ही महक के चेहरे खिल उठे। प्रिया ने पहले ही अपने ड्रेस के मैचिंग गजरे पहन रखे थे, इसलिए महक को पूरा यकीन था कि वह उसके लिए ही है। अयान ने मुड़कर उसे देखा, पर इससे पहले कि वह कुछ कहता, पीछे से प्रिया ने बनावटी अंदाज में खासकर अयान को चिढ़ाया। अयान ने बैक मिरर में उसे घूर कर देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। अयान की खामोशी महक को चुभ गई और उसका मुंह भूल गया। पूरे रास्ते वह कभी बाहर दिखती तो कभी गुस्से में अयान को। वो मन ही मन अयान के बारे में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोच रही थी। घर पहुंचते ही महक ने गुस्से में दरवाजा खोला और प्रिया को कार से बाहर निकालने में मदद की। तब तक आसिफा बेगम और बाकी कजिन भी वहां आ गए और प्रिया को अंदर ले गए। बारात आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। प्रिया ने वहीं से अपना क्लच लाने को कहा, जो ऊपर कमरे में रह गया था। वही क्लच लेने ऊपर जा रही थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे पीछे से खींच लिया। इससे पहले कि वह चिल्लाती, अयान ने उसे कमरे के अंदर खींच कर तेजी से दरवाजा लॉक कर दिया। महक ने अयान को देखते ही अपनी चीख को जैसे तैसे गले में ही रोक लिया। तभी उसे याद आया कि कार में अयान ने उसके कचरों को कोई जवाब नहीं दिया था। उसने गुस्से से मुंह फुलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। अयान काफी देर से उसकी ये बचकानी हरकतें देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए महक को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। महक ने अयान के सीने पर हाथ रखकर खुद को उसे दूर रखने की कोशिश की और उसे घूरते हुए बोली, जो सिर झुकाए बस उसी को देख रहा था। इतनी छोटी सी हो तुम और गुस्सा देखो जैसे सातवें आसमान पर हो। अयान ने उसकी कम हाइट का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं छोटी नहीं हूँ, आप खुद टावर को सलाम करने पहुंच रहे हैं तो मैं क्या करूं? महक ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अयान हंसते हुए बोला, आर यू सीरियस माई टावर, मैं इतना भी ऊंचा नहीं हूँ, बस 6 फीट 2 इंच का ही तो हूँ और तुम मुश्किल से 5 फीट तक पहुंच रही हो। मुझसे चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यह कहकर उसने महक को हल्के से बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने झुक गया। महक खामोश रही तो अयान ने छेड़ते हुए पूछा, अच्छा बताओ, यह गोलगप्पा क्यों बना रखा है? गाल पहले ही कम फूले हुए हैं, जो इन्हें और भी फुलाए बैठी हो। उसने झुककर उसके गालों के पास सरगोशी की तो महक शर्म से लाल होकर पीछे हटने लगी। मुझे फ्लर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुंह बनाकर और पीछे खिसकी। अयान ने उसे फिर से खींचकर अपने करीब किया और प्यार से पूछा, अच्छा बताओ क्या चाहिए मेरी जान को? कुछ नहीं चाहिए मुझे। पीछे हटी
और मुझे जाना है। पीछे हटिए, मुझे जाना है। महक ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर की। ठीक है, चली जाना, फिर एक कचरे में किसी और को दे देता हूँ। अयान ने साइड टेबल से नीले रंग का पैकेट उठाया और उसे खोलने लगा। उसकी नजरें महक पर ही थी। महक जो जाने के लिए खड़ी हुई थी फौरन वापस बैठ गई, हालांकि मुंह फूला हुआ ही था। चलो अब नाराजगी खत्म करो। अयान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्यार से गजरा पहनाने लगा। जैसे ही अयान ने उसके हाथ पर अपने लब रखे, महक कांप उठी और हाथ पीछे खींचने लगी। अयान ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और वहां भी गजरा पहनाकर वही प्यार दोहराया। महक के तो जैसे जान पर बन आई थी। अयान छोड़िए, महक ने हाथ खींचना चाहा। पहले बोलो, नाराजगी खत्म। अयान ने उसे और करीब कर लिया। हाँ, हो गई। महक ने मुश्किल से शब्द अदा किए। अयान ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर वह और देर तक महक के करीब रहा तो खुद को जज्बातों पर काबू नहीं कर पाएगा। महक वहां से तीर की तरह गायब हुई। थोड़ी देर में बारात आ गई और घर में शोर मच गया। महक ने प्रिया की तरफ से सारी रस्में निभाई और ढेर सारे पैसे बटोर बहुत खुश हुई। बुआ और मम्मी बार बार उसकी नजर उतार रही थी, जबकि पूरे फंक्शन में अयान की नजरें सिर्फ महक पर ही टिकी हुई थी। रुखसती के वक्त महक सबसे ज्यादा नर्वस थी। अगले दिन रिसेप्शन था। सब सज धज कर हॉल पहुंच चुके थे। जैसे ही प्रिया स्टेज पर आई, महक उसके पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। तभी अचानक अयान वहां आया और बिल्कुल महक के सीट पर आकर खड़ा हो गया। इस तरह कि वहां हॉल में मौजूद सबकी नजरें उस पर चिपक गईं। प्रिया और महक ने चौंक कर अयान की तरफ देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। प्रिया ने घबराकर पूछा, अयान भाई, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अयान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, प्रिया, अगर आज तुम्हारे ससुराल वालों का लिहाज ना होता ना, तो यहाँ जो तमाशा होता वो तुम सोच भी नहीं सकती। प्रिया तो उसकी बात सुनकर दंग रह गई। महक ने कुछ कहना चाहा, पर अयान ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें अपने आसपास का कोई होश है? कब से मुंह फाड़ कर हंसी जा रही हो? तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं? इंसान को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और यह दुपट्टा गले में क्यों लटका रखा है? इसे ढंग से सिर पर लो। तुम्हारी अपनी एक इज्जत है। अयान का लहजा बर्फीला था। उसने खुद आगे बढ़कर महक का दुपट्टा उसके सिर पर सही से सेट किया। महक की आंखों में आंसू भर आए। खबरदार, जो यह दुपट्टा दोबारा सिर से उतरा, जाओ अब यहाँ से, उठो और जाकर मम्मी और बुआ के पास बैठो। अयान ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा। महक उसकी इस कदर डांट पर उसे शिकायती नजरों से देखती हुई बेगम नूर और आसिफा बेगम वाली टेबल की तरफ चली गई। महक के जाते ही अयान फौरन पीछे मुड़ा। थोड़ी दूरी पर एक लड़का हाथ में मोबाइल ले खड़ा था। अयान को अपनी तरफ आता देख वह ऐसे नाटक करने लगा जैसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हो, लेकिन अयान उसे काफी पहले ही ताड़ चुका था। आरिफ उस लड़के के सामने पहुंचा और बिना कोई बात किए उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, जिसे लड़के ने घबराहट में लॉक कर दिया था। लॉक खोलो इसका, अयान ने दांत पीसते हुए कहा। दूर बैठी महक सहमी हुई नजरों से आरिफ को ही देख रही थी। उधर वह लड़का आकर आंख दिखाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? मेरा फोन वापस करो। अगर नहीं चाहते कि सबके सामने तुम्हारी बेतोड़ दूं तो चुपचाप लॉक खोलो। अयान ने उसके कंधे पर मजबूत पकड़ बनाई और मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने कर दी। लड़का थोड़ा डरा तो सही, पर फिर भी रिटाई पर अड़ा रहा। मैं अपना फोन क्यों अनलॉक करूं? मुझे मेरा फोन दो। अयान ने बिना वक्त जाया किए उसका हाथ मरोड़ा और उसे घसीटते हुए एक किनारे की तरफ ले गया। वह लड़का अयान की मजबूत कदकाठी के सामने बिल्कुल तिनका सा लग रहा था और खींचता चला गया। मेरा हाथ छोड़ो, जाहिल आदमी, वो लड़का चिल्लाया। तभी अयान के भारी हाथ का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, जिसने उसके दिमाग की सारी बत्तियां जला दी। लड़का सुन्न होकर अपना मुंह पकड़कर उसे देखने लगा। अयान ने अपनी जेब से कार्ड निकालकर सबके सामने किया। कार्ड पर एसपी अयान का नाम पढ़ते ही उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कांपने लगा। लॉक खोलो। अयान मोबाइल उसकी तरफ फेंकते हुए तभी आवाज में दहाड़ा। लड़के ने लड़खड़ाते हाथों से लॉक खोला। गैलरी ओपन कर। पर क्यों? जितना कहा है उतना कर। अयान की आवाज सुनकर उसने तुरंत गैलरी खोल दी। सामने ही महक के अलग अलग एंगल से खींची गई ढेर सारी तस्वीर थी। लड़का शर्मिंदा होकर नजरें झुका गया। डिलीट कर इसे अभी। लड़के की उंगलियां तेजी से चलने लगीं। उसने अपने मोबाइल से सारी फोटो डिलीट कर दी, लेकिन अयान को तसल्ली नहीं हुई। उसने मोबाइल छीन कर रिसेंटली डिलीट फोल्डर चेक किया और वहां से भी सारी तस्वीरें जड़ से खत्म कर दी। उसका मन तो किया कि फोन उसके सिर पर दे मारे, पर वह अपनी बहन की शादी के फंक्शन का मजा खराब नहीं करना चाहता था। उसने फोन लड़के के हाथ पर पटका और वहां से चला आया।
वापस आकर अयान ने महक को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने दोस्त के पास चला गया जो उसे बुला रहा था। और अयान अपने काम में बिजी था कि तभी उसकी माँ आसिफा बेगम का कॉल आया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो वक्त पर घर पहुंच जाए क्योंकि आज महक के पापा के घर उन दोनों का डिनर है। अयान ने हामी भर दी, वह टाइम पर पहुंच जाएगा। अयान को रह रहकर याद आ रहा था कि दी के रिसेप्शन वाले दिन उसने कितनी बेरहमी से महक को डांटा था। वह अपनी इस गलती पर खुद को कोस रहा था। उस दिन के बाद से उन दोनों की एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। पूरा 1 महीना बीत चुका था। ना उसने महक को देखा था और ना ही कोई बात हुई थी। वह अपने नए केस में इस कदर उलझा हुआ था कि चाहकर भी वह वक्त नहीं निकाल पाया। आज ही उसका केस पूरी तरह से सुलझा था और मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे था। उसका काम अब खत्म हो चुका था। उसने तय किया कि आज वह वक्त पर घर पहुंचेगा। पर मम्मी के फोन ने उसे याद दिलाया था कि उसकी बीवी उससे यकीनन बहुत नाराज होगी क्योंकि मेहंदी की रात जिस तरह वह कह रही थी कि वह रोज रात को उससे बात करेगी। अगर वह नाराज ना होती तो यकीनन अब तक उसे कॉल या मैसेज जरूर करती। अयान को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे डांटने के बाद कॉन्टेक्ट न करना उसकी नाराजगी को और बढ़ा गया था। महक को मनाने के नए नए तरीके सोचते हुए वो मामू के घर पहुंचा। इरफान साहब और नूर बेगम ने उसका स्वागत किया लेकिन महक कहीं नजर नहीं आई। अरे, वो बेचैन सा सोफे पर बैठा उसे ही ढूंढ रहा था। महक कहाँ है भाभी? आसिफा बेगम ने बेटे की बेचैनी भागते हुए अपनी भाभी से पूछ ही लिया। उसे बुखार है इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है, नूर बेगम ने सादगी से जवाब दिया। अरे, मेरी फूल सी बच्ची को बुखार कैसे हो गया? आसिफा बेगम फिक्रमंद होकर बोली। पता नहीं, 1 महीना हो गया है, यह बुखार पीछा ही नहीं छोड़ रहा। दवा खा लेती है तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, पर 2 दिन बीतते ही फिर से तब उठती है, नूर बेगम ने उदासी भरे लहजे में बताया। आसिफा बेगम उसे मिलना चाहती थी पर फिर उसने उसके आराम का सोचकर नहीं गई। उधर अयान की तो जैसे जान पर बनाई थी, वह अंदर ही अंदर बुरी तरह तड़प उठा। बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। तभी अयान का मोबाइल बजने लगा। वह सबका शुक्रिया अदा करते हुए लॉन से बाहर निकल आया। उधर महक अपने कमरे में लैम्प की मध्यम रोशनी में बेड के सिरहाने टेक लगाए ख्यालों में खोई हुई थी। दवाई के असर से बुखार थोड़ा सा कम था पर पूरी तरह उतरा नहीं था। वो कॉलेज से आते ही सो गई थी। नूर बेगम और इरफान साहब उसकी बदलती आदतों से बहुत परेशान थे। पहले की तरह चहकने वाली महक अब एकदम खामोश हो गई थी। वो या तो किताबों में डूबी रहती थी या किचन में माँ की मदद करती। इसी बीच एक दिन नूर बेगम ने उसे बताया था कि उसका और अयान का निकाह बचपन में ही हो चुका है। क्योंकि वो अयान से यह सच पहले ही सुन चुकी थी इसलिए उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। कॉलेज खत्म होने में बस 3 महीने बाकी थे और आसिफा बेगम ने इशारा दिया था कि पढ़ाई पूरी होते ही उसे विदा करवा ले जाएंगी। नूर बेगम ने उसे मानसिक रूप से तैयार करने के लिए यह बात बताई थी जिस पर महक ने बस खामोशी से सिर हिला दिया था। सच तो यह था कि वह उस दिन की डांट को दिल पर लगा बैठी थी और खुद को अयान की नजरों में बेवकूफ समझने लगी थी। नूर बेगम को पहले तो बहुत डर लग रहा था कि निकाह की बात सुनकर महक का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन जब उसने कोई एतराज नहीं किया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अपनी माँ को खुश देखकर महक को भी सुकून मिला था। अभी वह अंधेरे कमरे में बैठी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब कोई खिड़की के रास्ते उसके कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा अंदर से लॉक किया और चुपके से उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। महक को तो होश तब आया जब अपने माथे पर उसने किसी का ठंडा और मजबूत स्पर्श महसूस किया। वह अंदर तक कांप गई। जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाई, सामने अयान को पाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप? वो हैरान रह गई। जी मैं, यह बुखार क्यों चढ़ा रखा है तुमने? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अयान ने बहुत ही फिक्रमंद लहजे में कहा। उसने अपनी उंगलियों से महक का बुखार चेक किया और फिर वही हाथ अब उसकी गर्दन पर ले गया। अयान की इस नजदीकी से महक के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। अयान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर महक के गाल सुर्ख हो गए। पीछे हटिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। महक ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे पीछे धकेला। उसका अंदाज बता रहा था कि वह बहुत गुस्सा है। क्यों बात नहीं करनी जान? अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि आप बहुत बुरे हैं। आई डोंट लाइक यू, पीछे हटिए। महक लगातार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अयान ने बड़े ही कूल अंदाज में कहा, अच्छा मैं जान सकता हूँ कि मैं बुरा क्यों हूँ? और रही बात
तुम्हारे डोंट लाइक मी की, तो इसका मतलब मैं तुम्हें शादी के बाद अच्छे से समझा दूंगा। अयान की इस बेबाकी ने महक के गुस्से में और आग लगा दी। आपको वाकई नहीं पता आप कितने बुरे हैं। प्रिया दी के रिसेप्शन वाले दिन कितनी गंदी तरह डांटा था मुझे, और मुझे यह तक नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी। आपकी आंखें उस दिन इतनी लाल थी कि जैसे खून निकल जाएगा। महक अब अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुकी थी। अयान को देखते ही उसका बुखार और संजीदापन जैसे गायब हो गया था। वह अब पूरा हिसाब बराबर करने के मूड में थी। अयान ने ठंडी सांस ली और हाथ बांधते हुए तंजिया लहजे में बोला, महक, इंसानों को अपने आसपास का होश होना चाहिए। एक लड़का तुम्हारी यानी मेरी बीवी की तस्वीरें ले रहा था और मैडम बड़े मजे से गप्पे मारने में बिजी थी। मेरा गुस्सा जायज था। पहली बात, मैं आपकी बीवी नहीं। दूसरी बात, मैं किसी और से नहीं बल्कि प्रिया दी से बात कर रही थी। और तीसरी बात, अगर कोई मेरी फोटो ले रहा था तो आप उसे मारते, मुझ पर क्यों चिल्लाएं? क्या आप चाहते हैं कि दूसरों की गलत नजरों की वजह से मैं मुंह छिपा कर बैठ जाऊं? महक, मैंने कभी मुंह छिपाने की बात नहीं की, ना ही मैं तुम पर कोई पाबंदी लगा रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि तुम्हें अपने माहौल का होश होना चाहिए कि कौन तुम्हें किस नजर से देख रहा है। और दुपट्टा जो तुमने गले में लटका रखा था, अगर उसे ढंग से ओढ़ लेती तो देखने वाले खुद अपनी नजर हटा लेते। अयान ने और करीब आते हुए संजीदगी से कहा, और तुम्हें क्या लगता है मैंने उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया होगा? तुम मेरी इज्जत हो महक, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अयान ने उस दिन फंक्शन में मेहमानों की वजह से सिर्फ तस्वीरें डिलीट करके फोन वापस किया था, लेकिन अगले दिन वह लड़का अयान की कस्टडी में था। उसके खिलाफ कई गलत कामों के सबूत मिले थे, जिस वजह से जिस वजह से वह अब जेल में था। महक ने अयान की बात सुनी तो शर्म के मारे उसकी नजरें झुक गईं। उसे याद आया था कि रिसेप्शन वाले दिन पार्लर वाली ने उसके दुपट्टे को सिर्फ एक पतली पट्टी की तरह सेट किया था ताकि ड्रेस का काम नजर आए, और उसने भी बिना सोचे समझे उसे वैसे ही रहने दिया। अब अयान की बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अच्छा छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। मैं जानता हूँ कि मेरी जान बहुत समझदार है और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, है ना? अयान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो महक ने भी धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। वैसे उस दिन तो कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं रोज रात को आपसे बातें करती। अयान ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए चुटकी ली। महक ने तुरंत मुंह बनाया। अब बात करती पर आपने डांट दिया था, बाकी सब एक तरफ, पर डांटा तो आपने ही था। और मैं भी अब तक आपसे नाराज हूँ। अयान का दिल किया कि वह जोर से हंसे, पर उसने खुद को काबू में रखा। महक का अंदाज ही ऐसा था कि गुस्सा आ ही नहीं सकता था। अच्छा जी, तो मेरी जान नाराज है। वैसे मुझे किसी ने बताया था कि उसे गिफ्ट बहुत पसंद है और मैं कुछ लाया भी था, पर यहाँ तो नाराजगी चल रही है। अयान ने शरारत से कहा। गिफ्ट? जब जब सुनते ही महक के कान खड़े हो गए। उसने झट से अयान का बाजू पकड़ा और बेताबी से पूछा, अयान, मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं आप? कहाँ है, जल्दी बताए ना। लाया तो था, पर तुम तो नाराज हो, अयान ने कहते हुए उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके पास झुक गया। अयान, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, सच्ची कहा है। मेरे गिफ्ट्स? महक की आवाज में अब सिर्फ एक्साइटमेंट थी। यही है, तुम्हारी नजर ही नहीं गई? तुमने तो मेरा आना तक महसूस नहीं किया। अयान ने हल्का सा शिकवा किया। अब आप चोरों की तरह खिड़की से आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप प्लीज मेरे गिफ्ट्स दीजिए। वह बेड पर उसके सामने बैठते हुए हाथ फैलाकर बोली। अयान मुस्कुराते हुए उठा, कमरे की लाइट ऑन की और सोफे पर रखी गिफ्ट्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। सामने पिंक टेडी बियर और चॉकलेट का खूबसूरत बुके देखकर महक की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वाह अयान, ये कितना प्यारा है। उसने झपट कर टेडी बियर को अपने सीने से लगा लिया। बस दूर से देखो इसे। अयान ने बनावटी जलन दिखाते हुए टेडी बियर उसके हाथ से खींचकर बेड के दूसरी तरफ फेंक दी। आ रही हूँ। हाँ, दूर क्यों फेंका? वह मेरा है। महक ने गुस्से से टेडी बियर वापस खींच लिया। महक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं इसे वापस ले जाऊंगा। अभी बॉक्स खोलो, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए है। अयान ने गिफ्ट बॉक्स उसके सामने किया और चॉकलेट बुके उसकी गोद में रख दी। महक ने बॉक्स खोला जिसके अंदर सोने की एक बेहद खूबसूरत अंगूठी थी। अंगूठी का डिजाइन देखकर वह खिल उठी। अयान ने खुद अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहनाई और फिर बुके से एक चॉकलेट निकालकर उसका रैपर हटाते हुए महक की तरफ बढ़ाया। महक सब कुछ भूलकर अपनी चॉकलेट्स और गिफ्ट देखने में मगन हो गई। अयान उसे देख ही रहा था कि उसके फोन की रिंग बजी, जिसे काटकर उसने वापस जेब में रख लिया। पसंद आया सब कुछ तुम्हें? अयान ने पूछा तो महक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आप भी लीजिए ना। महक ने चॉकलेट
उसकी तरफ बढ़ाई। मैं अपनी मर्जी की चॉकलेट लूंगा, अयान ने गहरे अंदाज में कहा। तो लीजिए ना, महक ने नासमझी से पूरा बुके उसके सामने कर दिया। अयान ने बुके को एक तरफ रखा और महक को अपनी तरफ खींचते हुए कुछ ही पलों में अपनी बात का मतलब उसे समझा दिया। थोड़ी देर बाद जब अयान पीछे हटा तो महक का चेहरा सन्न से लाल हो चुका था और वह तेजी से सांसें ले रही थी। अयान उसे देखकर मुस्कुरा उठा। तभी उसके फोन की घंटी फिर से बजी। अयान ने उसके माथे को फिर से किस किया और बेड से उठकर खिड़की की तरफ जब बढ़ा। अयान, आप इधर से मत जाइए ना, दरवाजे से निकलिए। महक ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ताकि बाहर बैठे मामू और मामी मुझे देख लें और फिर कभी इस घर में घुसने ही ना दे। अयान ने तंजिया लहजे में कहा। अरे अरे, मामी आई हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? महक घबराहट में बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। क्या हो गया महक, इस हुलिये में बाहर जाओगे? अयान ने उसे रोकते हुए कहा। जरा अपना चेहरा तो देखो, पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगी हुई है। वैसे तो मैं अपने अंदाज में इसे साफ कर देता, पर अभी मेरे पास वक्त नहीं है। जाओ, पहले अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे जाना। अयान ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और उसे एक बार फिर मुस्कुराकर देखा और उसी खिड़की के रास्ते गायब हो गया जहां से आया था। महक ने जल्दी से खुद को ठीक किया और नीचे आई। लॉन्ज में अयान बड़े आराम से इरफान साहब के साथ बैठा बातों में बिजी था। उसे इतनी जल्दी वहां जमा जमाया बैठा देख महक का मुंह खुला का खुला रह गया। अयान ने मौका पाकर उसे चुपके से आंख मारी, जिससे महक और भी सकपका गई। वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसे देखते ही आसिफा बेगम निहाल हो गई और उसके बुखार का हाल चाल पूछने लगी। महक अयान की नजरों में इतनी नर्वस थी महक अयान की नजरों से इतनी नर्वस थी कि बस वो हाँ में जवाब दे पा रही थी। डिनर के बाद सब लॉन्ज में बैठे थे। भाई, अब तो मैं बस महक को अपने साथ ही ले जाऊंगी, बेटे के इशारे को समझते हुए आसिफा बेगम ने बात छेड़ दी। इरफान साहब मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी ही बेटी है आसिफा, जब चाहे ले जाना। बातों बातों में आसिफा बेगम ने मई के पेपर्स खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद की तारीख पक्की कर ली। अयान की खुशी तो छिपाई नहीं छिप रही थी। अगले दिन अयान अपने ऑफिस में एक केस की फाइल पढ़ रहा था। तभी हवलदार आया। उसने अयान को सैल्यूट किया। अयान ने उसे बोलने का इशारा किया। सर, कॉलेज से एक कॉल आया है, वहाँ 2 लड़कियां एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हैं, हवलदार ने बताया। अयान ने फाइल से नजर हटाकर कहा, तो एसडीओ से कहो कि उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दें। सर, एसडीओ ऐसा ही करते, लेकिन एक लड़की लगातार कह रही है कि उसने चीटिंग नहीं की, जबकि उसकी चेयर के नीचे चिट मिली है, और दूसरी लड़की कह रही थी कि पहली वाली उसे चिट्स पास कर रही थी। मामला थोड़ा उलझ गया है, हवलदार ने सफाई दी। अयान को कुछ समझ नहीं आया। उसने हवलदार साहब को गौर से देखा। सर, वहां जाकर ही असलियत पता चलेगी, हवलदार ने बेजारगी से कहा। अयान ने अपनी कैप उठाया और दोनों पुलिस जीप में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल गए। हवलदार ने जैसे ही कॉलेज के सामने जीप रोकी, अयान हैरान रह गया। वह यही कॉलेज था जहां महक पढ़ती थी। उधर एसडीओ के ऑफिस में ही महक खड़ी थी। दिल तो घबरा रहा था, पर चेहरे पर उसने जरा भी सिकन नहीं आने दी। आज उसका आखिरी पेपर था और 2 दिन बाद उसकी मेहंदी की रस्म थी। पेपर काफी मुश्किल था, पर वह पूरी तरह से साथ तैयारी के साथ आई थी। आज 2 क्लासेस का पेपर एक साथ एक ही हॉल में था। महक के आगे जो लड़की बैठी थी वह पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और बार बार महक के पेपर में झांकने की कोशिश कर रही थी। महक ने किसी तरह सर को बुलाकर अपना एक डाउट पूछा और नजरों से उस लड़की को वार्न किया। अगर अब उसने दोबारा ऐसा किया तो वह शिकायत कर दी। वो लड़की सीधी होकर बैठ गई और महक अपने काम में जुट गई। थोड़ी देर बाद अचानक सर आए और महक के हाथ से पेपर छीन लिए। महक, तुम चीटिंग कर रही हो सर की। ये सब उसके कानों में हथौड़ों की तरह लगे। महक ने साफ मन कहा कि उसने कुछ नहीं किया, पर सर ने उसकी चेयर्स के नीचे बड़ी सी चिट्स की तरफ इशारा किया। महक दंग रह गई। तभी आगे बढ़ी बैठी लड़की ने कहा, सर, मैंने इसे चीटिंग करते देखा है। एसजी ने धमकी दी कि अब अगर महक अपनी गलती मान ले तो उसे छोड़ देंगे, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। पर महक अपनी बात पर अड़ी रही। इसी गहमा-गहमी में अयान और हवलदार ऑफिस में दाखिल हुए। एसडीओ ने पूरा मामला अयान को समझाया। अयान ने जब महक को सामने खड़ा देखा तो एक पल के लिए चौंक गए, पर उसने ऐसा जाहिर नहीं किया होने दिया कि वह उसे जानता है। मिस महक, सबूत के हिसाब से तो आपने चीटिंग की है, अयान ने चेयर पर बैठते हुए सख्त लहजे में कहा। सर, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, महक ने अयान की आंखों में आंखें डालकर पूरी हिम्मत से जवाब दिया। अयान ने दूसरी लड़की अमायरा से पूछा तो उसने फिर से वही झूठ दोहराया। अयान ने एक गहरी सांस ली और सर से कहा कि उन स्टूडेंट्स को बुलाया
जायजू एग्जाम हॉल में महक के आसपास बैठे थे। 5 लड़कियां अंदर आईं। क्या आप में से किसी ने मिस महक को चीटिंग करते देखा? अयान ने सवाल किया। सबने नाम में सिर हिला दिया। कमाल की बात है, यह लड़की जो आगे बैठी थी, इसने पीछे मुड़कर देख लिया कि चीटिंग हो रही है, पर आप लोग इसके साथ और पीछे बैठे थे। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चला? अयान ने तंजिया लहजे में कहा तो हमारा घबरा गई। वो सीने पर हाथ बांधे खामोश खड़ी सब देख रही थी। अयान ने फिर से सख्त आवाज में पूछा, जब इसने चिट्स खोली तब भी आपको पता नहीं चला? पर सर, वो चिट्स तो अमायरा ने महक की चेयर के नीचे फेंकी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। महक के बराबर में बैठी लड़की अचानक बोल पड़ी। यह सुनते ही अमायरा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अयान ने उस लड़की को घूर कर देखा और पूछा, तो पहले क्या मुंह में दही जमा रखी थी? तब क्यों नहीं बोला? अयान ने गुस्से में उस लड़की की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ये सच पहले ही बता देती तो इतना बड़ा ड्रामा ही नहीं होता। तुम्हारी बात से साफ है कि असल में चीटिंग कौन कर रहा था और किसे फंसाया गया है। वो लड़की धीमी आवाज में बोली, सर, टीचर ने हमें सख्त हिदायत दी थी कि अगर किसी ने बात की तो उसका पेपर छीन लिया जाएगा। मैं बस अपना पेपर समय पर खत्म करना चाहती थी, इसलिए चुप रही। अयान ने एसडीओ और टीचर को घूर कर देखा और बाकी लड़कियों को जाने का इशारा किया। अब अयान की नजरें अमायरा पर थीं। तो हाँ मिस अमायरा, अब आप बताइए आपके साथ क्या किया जाए? अयान का लहजा इतना कड़क था कि अमायरा फौरन रोने लगी और माफी मांगने लगी। उसने कबूल किया कि वह महक से ज्यादा नंबर लाना चाहती थी, इसलिए पहले उसकी नकल करने की कोशिश की। जब महक ने उसे घास नहीं डाली तो उसने उसे फंसाने के लिए अपनी सारी पर्चियां महक की कुर्सी के नीचे फेंक दी। सच्चाई सामने आते ही ये और टीचर सच्चाई सामने आते ही टीचर और ये महक से माफी मांगे और उसे पूरा पेपर करने के लिए अलग से समय दिया गया, जबकि हमारा को एग्जाम से बाहर कर दिया गया। उसके पेरेंट्स को बुलाकर उसकी करतूतें बताई गई, उसे घर भेज दिया गया। महक का पेपर खत्म हुआ तो अयान खुद उसे लेने पहुंचा। पिछले दिन कॉल न उठा पाने की जुर्माने के तौर पर उसने महक को ढेर सारी शॉपिंग कराई, जिसे देखकर महक की सारी नाराजगी गायब हो गई। आज मेहंदी का फंक्शन था और दोनों फैमिलीज फंक्शन एक साथ रखा गया था। अयान स्टेज पर बैठा महक का इंतजार कर रहा था, तभी वहां पर महक को लेकर हॉल में दाखिल हुई। मेहंदी के गहरे पीले जोड़े में महक बहुत खूबसूरत लग रही थी। बैकग्राउंड में बजती म्यूजिक और फूलों की बारिश के बीच महक खुशी से झूम उठी। वो सबको भूलकर हॉल के बीचों बीच गोल गोल घूमने लगी। उसके लहंगे का घेरा हवा में लहरा रहा था। अचानक अयान बस टकटकी लगाई इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में भर रहा था। मेहंदी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही थे। लड़कों का इंतजाम दूसरी तरफ था, लेकिन घर के लोग साथ ही थे। अयान स्टेज से नहीं उतरा अयान स्टेज से नीचे उतरा और महक के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। महक ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। अयान ने हंसते हुए उसका हाथ ऊपर किया और उसे एक बार फिर से घुमाया। यह देखकर कुछ लोग जल भुन गए तो कुछ लोग इतनी प्यारी जोड़ी को देखकर बहुत खुश हुए। अयान उसे स्टेज पर ले गया। आज तो प्रिया भी पूरी मस्ती के मूड में थी। वो उन दोनों को डांस फ्लोर पर खींच लाई और तीनों ने मिलकर हल्का फुल्का डांस किया। आसिफा बेगम और नूर बेगम ने अपने बच्चों की खुशियां देखकर उनकी नजरें उतार रही थीं। इसी बीच अयान को एक जरूरी कॉल आया और उसे जाना पड़ा। जाने से पहले अयान महक के पास झुका और उसके कान में धीरे से कहा, मेहंदी पर मेरा नाम लिखवाना मत भूलना। अयान के जाने के बाद प्रिया ने महक को खूब चिढ़ाया। महक ने रोनी सी सूरत बनाकर उसे रोकना चाहा, पर प्रिया कहाँ मानने वाली थी। वह हंसकर बोली, मेरी शादी में तुमने मुझे कम परेशान नहीं किया था, अब बदला लेने की बारी मेरी है। इसी तरह हंसी मजाक और खुशियों के साथ मेहंदी का फंक्शन खत्म होने के बाद अयान और उसके घर वाले वापस लौट गए ताकि अगली सुबह बारात लेकर समय पर पहुंच सके। इधर महक अपने कमरे में तन्हा बैठी अपने हाथों पर रची अयान के नाम की मेहंदी देख रही थी और खुद ब खुद शर्माते हुए बस अयान के ही ख्यालों में खोई थी। अगले दिन निकाह की रस्में पूरी हुई और महक दुल्हन के लाल जोड़े में सज धज कर अयान के साथ विदा हो गई। जब अयान कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का नजारा देख ठिठक गया। सामने बारबी मूवी चल रही थी और महक दुल्हन के लिबास में शान से बेड पर टिक लगाए चिप्स के मजे ले रही थी। अयान ने दरवाजा लॉक किया और पास आते हुए हैरानी से पूछा, यह सब क्या चल रहा है? टाइम पास हो रहा है, महक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। अब जाहिर है दूल्हे साहब इस डर से कहीं छुप गए होंगे कि दुल्हन को मुंह दिखाई न देनी पड़े, तो दुल्हन बेचारी इंतजार में मूवी देखने के अलावा तो करे भी तो क्या करे। बाकी रात भी वहीं गुजार लेते, कम से कम बता कर तो जाते। प्रिया दी
बिल्कुल सही कह रही थी कि आपको मुंह दिखाई ना देनी पड़े इसलिए आप गायब हो गए। महक अब भी अपनी नाराजगी पर अड़ी थी। अयान ने दांत पीसकर मन ही मन दी को याद किया। वो चुड़ैल उसकी बीवी को पट्टी पढ़ाकर खुद तो अपने घर चली गई पर यहाँ मुसीबत खड़ी कर गई। ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट पहले ही ले लिया है। अयान ने उसके करीब बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया। दिखाइए फिर, महक ने अभी भी नाराजगी का नाटक करते हुए कहा। अयान ने ड्रॉ से एक बॉक्स निकालकर उसके सामने किया जिसमें एक बेहद खूबसूरत लॉकेट चमक रहा था। उसे देखते ही महक की आंखें खुशी से खिल उठी। अयान ने उसके हाथ से लॉकेट लिया और उसके गले में भारी नेकलेस उतारकर वो नाजुक सा लाके पहना दिया। पहनाते वक्त अयान के स्पर्श ने महक के दिल की धड़कनें बढ़ा दी और वह कांपने लगी। बीवी, यह तो गलत बात है। अपना हक तो तुमने ले लिया और अब मेरी बारी आई तो तुम भाग रही हो। अयान ने बनावटी गुस्से में कहा और उसे बिस्तर पर अपनी बाहों में लेते हुए उसके ऊपर झुक गया। वह धीरे धीरे उसकी भारी ज्वेलरी उतारने लगा, उसका चेहरा निहारने लगा। सुरसिक सुरसिक में सजे महज के होठ अयान की सरबरों को खत्म कर रहे थे। वह एक पल की भी देरी किए बिना उसकी ओर झुका और अपनी नजदीकियों से उसकी सांसें थाम ली। वेरी बैड टेस्ट, उसने महक के कान में सरगोशी की और अपनी खुशबू से उसे महकाने लगा। जैसे ही महक को अपनी चोली की डोरियां ढीली होती महसूस हुई, उसकी जान निकलने लगी। इजाजत है बेबी, अयान ने बहुत धीरे से पूछा। माही सर से लाल हो गई और आंखें झुकाए बस खामोश पड़ी रही। बोलो भी वरना मैं चला जाऊंगा, अयान ने दोबारा कहा। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, महक ने शर्माते हुए अपनी बाहें अयान के गले में डाल दी। अयान ने मुस्कुरा कर उसके माथे पर किस किया और पूरी तरह से अपनी पनाह में ले लिया। खिड़की से झांकता चांद और वह कमरा उनकी इस खूबसूरत शुरुआत के गवाह बने। रिसेप्शन में भी बहुत अच्छे से रिसेप्शन भी बहुत अच्छे से निपट गया। इसी बीच प्रिया की तरफ से खुशखबरी मिली जिसे सुनकर पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। अयान और महक की जिंदगी इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ आगे बढ़ रही थी। महक का बेवजह लड़ना और बात बात पर मुंह फुलाना जारी था और बेचारे अयान का फर्ज था कि गलती न होने पर भी उसे मनाए। हद तो तब हो जाती जब आसिफा बेगम भी अपनी बहू के साथ मिल जाती और दोनों सास बहू मिलकर अयान को खूब नचाती। एक बार तो दोनों ने हद ही कर दी। अयान जब ड्यूटी से घर लौटा तो देखा कि घर में अजीब सी खामोशी है। आसिफा बेगम अपने कमरे में थी और महक अपने कमरे में। अयान परेशान हो गया कि इन दोनों सहेलियों जैसे सास बहू का आज क्या हो गया। वह पहले अपनी माँ के पास गया तो उन्होंने महक की शिकायतों के अंबार लगा दिए। फिर जब महक के पास पहुंचा तो उसने भी अपनी सासू माँ की कमियां गिनानी शुरू कर दी। अयान को समझ आ गया कि दोनों के बीच कोई बड़ा युद्ध हुआ है, पर विरोध जताने के लिए आज किसी ने खाना नहीं बनाया। घर में काम करने वाले तो थे पर रसोई की कमान दोनों ही संभालती थी। थक हार कर अयान दोनों की पसंद का खाना बाहर से ऑर्डर करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए हैरानी की बात यह थी कि महक ने अपनी सासू माँ की पसंद की चीजें मंगवाई और आसिफा ने अपनी बहू की फेवरेट डिशेस। जब खाना आया तो अयान फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों सास बहू साथ बैठकर मजे से एक दूसरे की पसंद का खाना खा रही थी और खिलखिलाकर बातें कर रही थी। यह सब क्या ड्रामा है? अयान ने दोनों को घूरते हुए पूछा। दोनों ने बड़े आराम से कंधे उचकाए और कहा, आज हमारा खाना घर पर बनाने का मन नहीं था, बस बाहर से ऑर्डर करना था, इसलिए यह सब किया। अयान झल्ला गया। तो आप दोनों यह बात मुझसे सीधे सीधे भी तो कह सकती थी, फिर मजा कैसे आता? आसिफा बेगम और महक ने एक साथ हंसते हुए कहा। अयान ने अपनी माँ को शिकायती नजरों से देखा, जो अपनी बहू के साथ मिलकर उसे तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। कुछ समय बाद प्रिया के घर बेटे ने जन्म लिया तो अब महक भी अयान के पीछे पड़ गई। मुझे भी अब बेबी चाहिए, उसने जिद पकड़ ली। अयान उसे समझाता था कि वह अभी छोटी है, लेकिन महक का वही पुराना सवाल, मुझे और कितना बड़ा होने की जरूरत है। जब अयान नहीं माना तो महक ने हमेशा की तरह अपनी सुप्रीम कोर्ट यानी आसिफा बेगम के पास शिकायत लगा दी और आसिफा बेगम ने भी एक बार फिर अपनी लाडली बहू का ही साथ दिया। अयान बेचारा एक बार फिर अपनी जिंदगी की इन दो सबसे प्यारी और शरारती औरतों के सामने हार गया। तो दोस्तों, जिसे हम प्यार करते हैं उसे डांटना उसकी आज़ादी छीनना नहीं होता, बल्कि उसे गलत नजरों से बचाना होता है। एक सच्चा हमसफर वही है जो आपकी इज्जत की ढाल बने, जो आपकी नसीब में है। वक्त आने पर वह आपको मिल ही जाता है, बस सब्र और भरोसे की जरूरत होती है।